नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संजय जी, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मुद्दों पर आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बलूनी जी एक सूझबूझ के ज्ञाता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते करते उत्तराखंड से राज्यसभा के मेंबर भी हैं और राज्यसभा के मेंबर बनने के बाद बलूनी जी ने अनगिनत सौगात दी है उत्तराखंड को। लगातार आप देखेंगे, जिस टाइम पे कोरोना काल था तो उस टाइम तो हमारे कांग्रेस के भाई चलिए, कहीं कोई नहीं, दिखाई अपनी भी नहीं दे सरकार रहे की थे। उपलब्धियां सभी गिना लेते। ठीक है, ठीक है, इस चीज को छोड़ते हैं, उपलब्धियां तो सभी गिना लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये जो इलेक्शन में मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा भी चलेगा क्या उत्तराखंड में? देखिए, हम इस तरीके की बात पे कहीं विश्वास नहीं रखते, हम तो काम पे विश्वास रखते हैं। हाँ, हमारी डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि तो पहले भी ये तो हमारे को बलूनी जी उत्तराखंड की की तरफ से जनता ने कहा गया प्यार ना, दिया था। ये तो बलूनी जी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। ये बलूनी जी की तरफ से कहा गया है। तो क्या हम इस मुद्दे को भी देखेंगे उत्तराखंड इलेक्शन में? देखिए, मैं इस बात के लिए, अगर बलूनी जी ने कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से उन्होंने अगर कहा होगा तो जिस प्रकार की कहीं ना कहीं माहौल को एक परिवर्तित करने की माहौल अब इलेक्शन का आ गया है। कहीं ना कहीं जो हमारे शांत प्रिय लोग हैं, जो उनको कहीं ना कहीं जो है एकदम भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की एक परिस्थिति पैदा की जा रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतनी बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कुंबे में अभी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रही भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो हर चीज पर अध्ययन करे हुए है, वो हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है। आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम पर आप देखेंगे, उचित प्रबंधनों के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाने ठीक का है, काम ठीक करेगी। है मथुरा जी, ठीक है, ठीक है मथुरा दत्त जी, उम्मीद नहीं करेंगे कि उत्तराखंड में ये मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा इलेक्शन के समय में उठना चाहिए। कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, हरीश रावत के नेतृत्व में भी पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। क्या मुद्दे आपके होंगे जो कि पब्लिक के बीच में आप लोग लेकर जाएंगे? देखिए, उत्तराखंड के कई मुद्दे हैं। हम्म, हमने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति न की है, न हम करेंगे कभी भी। हमारा ये कमिटमेंट है उत्तराखंड की महान जनता के सामने। लेकिन तुष्टीकरण क्योंकि की नीति, हरीश जैसा रावत का आपने राज देखा आपने है, कहा हरीश रावत की सरकार उत्तराखंड के लोगों ने देखी है, वो अभी, जानते हैं उनकी सरकार में काम कैसा हुआ। तो उम्मीद नहीं करते हैं कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दों को उठाएंगे, सरकार देखी है लोगों ने। ना निश्चित रूप से हम हाँ, लोग नहीं उठाएंगे। हम लोग केवल विकास की बात करेंगे। जो मुद्दे हैं, मैं मुद्दे आपको बता रहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बेरोजगारी का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, हमारा बड़ा मुद्दा पलायन का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा हमारे पास स्वास्थ्य है, पलायन शिक्षा हर बार है। होता है, पलायन का मुद्दा नहीं हर बार नहीं होता नहीं है, मैं चाहे मैं बीजेपी हो या हर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां उठा नहीं लेती हैं नहीं इस मुद्दे को, लेकिन मैं हो मैं कुछ नहीं बता रहा पाता। हूँ। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ ना बोलिए आपको। बोलिए। एक सेकंड हमारी सुन लीजिएगा। पलायन का मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा ने तो पलायन आयोग भी बनाया था। आप भाजपा के मित्रों से ही पूछ लीजिएगा कि पलायन आयोग का क्या हुआ। जो पलायन आयोग जिस तरीके से काम करना चाहिए था, उस पलायन आयोग आज गाजियाबाद चला गया है, यहाँ से हट गया है वो। तो ये स्थिति है। हम तो केवल विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। ये हमारा धर्म है। हमने हमेशा जनता का काम अपना एक मिशन समझकर हमने काम किया। हमने विकास की राजनीति की है। आगे भी हम विकास की राजनीति के एजेंडे को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे। संजय जी, विकास का मुद्दा वो लेकर जा रहे हैं, आप लोग क्या लेकर जाएंगे? देख लीजिए, विकास का जो मुद्दा की बात ये कह रहे हैं, कौन सा विकास इन्होंने किया? जब इनका कार्यकाल था, कौन सा विकास किया? हमने विकास किया है और दिख भी रहा है, वो दिख रहा है। ऑल वेदर रोड दिखाई दे रही है, यहाँ तक के करण प्रयाग रेलवे लाइन दिखाई दे रही है, और तक यहाँ तक आप देखेंगे कि लोगों को हर तरीके की सुविधा अगर देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। कोविड के समय पर कोविड के समय पर गाइडलाइन जारी की गई, लगातार जनता को संरक्षण देने का काम किया और जनता को संरक्षण देने का काम किया और लगातार जनता को संरक्षण, जनता की जो सुविधाएं हैं, जनता की जो भावना है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्वागत किया है, सम्मान किया है। और आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी जो है, जनता की जो सोच है, जनता की जो आवाज है, उसका सम्मान करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की फिर पुणे इस उत्तराखंड के अंदर 2022 के अंदर
नमस्कार। संजय जी, एक चीज आपको याद दिलाऊंगी, जब से उत्तराखंड बना है तभी से पलायन का मुद्दा उठता आया है वहां पर। ये चीज आप भी अच्छे से जानते हैं और लगभग सभी पार्टियां जानती हैं। जब से उत्तराखंड बना है तभी से सभी पार्टियां दावे तो करती हैं कि पलायन रुक जाएगा, पलायन रुक जाएगा, पूरी कोशिशें करेंगे, उत्तराखंड में हम इतनी सुविधाएं देंगे, पहाड़ों पर हम इतनी सुविधाएं देंगे कि लोग यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे, हम इतना रोजगार उत्तराखंड में दे देंगे कि लोग दूसरी जगह रोजगार के लिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन आखिरकार होता यह है कि वो जो कागजी दावे हैं सिर्फ कागजी रह जाते हैं, धरातल पर दिखता नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। देखिए, 2-3 बातें मैं आपको इस विषय पे कहना चाहूंगा। सबसे पहला, पलायन आयोग किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्यान के क्षेत्र में हो, चाहे आप फॉरेस्ट के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज स्वरोजगार देने की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ठीक है, हम रोजगार तो देंगे, लेकिन स्वरोजगार देंगे और लाखों की संख्या में स्वरोजगार देंगे। आज अगर आप देखेंगे, तमाम जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी पटरी वाला है, उसको अनुदान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज अगर स्ट्रीट वेंडर को अगर आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़ित था रेडी पटरी वाला। अगर देहरादून के अंदर आपने देखा होगा तो 6 वेंडिंग जोन बन गए, और हरिद्वार के अंदर, उधम सिंह नगर के अंदर तमाम लोगों को इस शहरी उन्मूलन के क्षेत्र के अंदर शहरी आजीविका मिशन के तहत तमाम लोगों को स्वरोजगार देने का काम अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी पलायन जी के नहीं रोक नेतृत्व में, पाए, अमित शाह जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से मैं पलायन वाली बात, पलायन नहीं रोक पाए संजय जी। एक मिनट, हाँ, बोलिए, ठीक है। पलायन वाली बात में मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूँ कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, बहुत सी संभावना बढ़ी है। आज हमारे यहाँ सेब की खेती होती थी, सेब का कोई नाम नहीं लेना जानता था कि ये उत्तराखंड का सेब है, लेकिन एक पहचान बनी। आज अगर आप दिल्ली में चले जाएं, कलकत्ता में चले जाएं, तो आज पता लगता है कि हरसिल का सेब उत्तरकाशी का सेब है। ये कहां से? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। लगातार हर वर्ग का अध्ययन हो रहा है, हर वर्ग को किस प्रकार से उसका उत्थान किया जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो हम काम कर रहे हैं, उसी काम के विषय पर हम लोग चुनाव में जीतेंगे और हमारे को उत्तराखंड की जनता अपार प्यार देगी और अपना आशीर्वाद। कंफ्यूजन एक और है, और वो विपक्ष में भी है, पब्लिक में भी है, और वो ये है कि बीजेपी जो है, बीजेपी का जो मुख्य फोकस है वो मुख्यमंत्री बदलने पर है। पहले मुख्यमंत्री बदलना, फिर वो पसंद नहीं आए तो फिर से मुख्यमंत्री बनना, फिर से धामी जी आते हैं, ये यहाँ पर मुख्य फोकस दिखाई देता है। अब पब्लिक भी ये सोचती है, कंफ्यूजन है, विपक्ष भी ये सोचता है कि आप लोग मुद्दों पर कैसे आएंगे, आप लोग मुद्दों पर आएंगे कैसे, क्योंकि आप लोग यहाँ से निपट नहीं पा रहे हैं अभी। लगता है ऐसा है सबको, खासकर कांग्रेस को लगता है ऐसा है। देखिए, जहां तक कि आप बात कर रही है मुख्यमंत्री बदलने की, जहां तक की बात है, मुख्यमंत्री बदलने के लिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है किसी ना किसी प्रकार की, उसको फेस किया गया। आज युवा मुख्यमंत्री बन गया है तो क्यों ही दूर दबा के भाग रहे हैं, क्यों नहीं सामना कर रहे हैं? आज युवा टैलेंट है, उसके काम करने की जिज्ञासा है, अनुभव है। इस प्रकार से जो है धामी जी काम कर रहे हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से वो लगातार, आज संडे का दिन है और संडे के दिन में भी आज सचिवालय के अंदर जो है अधिकारियों की बैठक लेकर हर योजना को क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, ये कोई विषय नहीं है। मुख्यमंत्री तो इन लोगों ने भी चेंज किया था, मुख्यमंत्री बोगोना जी को हटाकर हरीश रावत जी को लाया गया था। तो हरीश रावत जी ने क्या किया? हरीश रावत जी ने कौन सा जो है बहुत सारी कद्दू की फसल पैदा कर दी। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर हरीश रावत जी ने काम किया होता तो 57 सीटें नहीं भारतीय जनता पार्टी की आती, 11 में सिमट के रह गई कांग्रेस। और अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत पहले तो 11 आ भी गई थी, अब बहुत मुश्किल है कांग्रेस को सर्वाइव करना, क्योंकि कांग्रेस के धड़े इतने हो गए। कांग्रेस में हर ईंट पर इन्होंने नेता खड़ा कर दिया है। पहले तो ये अपने कुनबे को संभाले, बात की बात है जब ये चुनाव में जाएंगे। एक और मेरा सवाल आपसे है, आप उसको सकारात्मक भी ले सकते हैं, नकारात्मक भी ले सकते हैं, जैसा आप सोचिए वैसा उस सवाल को ले सकते हैं। और सवाल यह है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलना, क्या पार्टी को ये लगता है कि थोड़ी सी भी जो छवि है इसकी वजह से वो प्रभावित हो रही होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि ये हमारे हाईकमान का निर्णय है, और हाईकमान जिसको इस बात के लिए समझता है कि इसको नेतृत्व दिया जाए, हाईकमान अपना काम करता है। और मैं समझता हूँ वो जो हाईकमान जो
दिल्ली में बैठा हुआ है, वो हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है, हर चीज की रिपोर्ट उनके पास में होती है। तो राजनीतिक दलों का ये काम है कि किसी प्रकार से सत्ता में रहें और जनता की सेवा करते रहें। इसलिए हाईकमान जो है इस और उसका फोकस है, और मैं समझता हूँ कि हाईकमान ने जो भी निर्णय लिए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उसका स्वागत करते हैं। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बदलाव का नुकसान आपको विधानसभा इलेक्शन में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्रियों ने चाहे उसमें वीरभद्र जी रहे हों, तीरथ जी रहे हों, उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और जो मंत्रिमंडल है, चाहे उसमें मंत्रिमंडल में जो एकदम करवट जो मंत्री हैं, चाहे उसमें डॉक्टर रघु सिंह रावत हो, चाहे हमारे सुबोध उनियाल जी हो, यशपाल आर्य जी हो, धन सिंह रावत जी हो, और अभी स्वामी जी जो हमारे तीसरा जी अभी मंत्री बने हैं, निश्चित रूप से वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का काम है कि सर्वांगीण विकास करना, और सर्वांगीण विकास हम लोग कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस के पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। जनता कतई इनके प्रलोभन में आने वाले नहीं, जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी 2022 के चुनाव। ठीक है संजय चोपड़ा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब एक बार फिर से सभी राज्यों में पार्टी के बीच में उभर रहे अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने में जुटा हुआ है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में सीएम बदलने के साथ हुई और उसके बाद पिछले महीने ही केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव किया गया। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के हटने के बाद वहां पर भी कैबिनेट फेरबदल की अटकलें लगने लगी हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले बदलाव किए जाने की चर्चा है और इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर भी अनुमान लगाया जाने लगा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज सिंह को 2 दिन में दूसरी बार मुलाकात के लिए बुलाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक दिन पहले ही अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए लिखा था कि अमित शाह जी के निवास में सौजन्य भेंट की और महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया था कि शाह ने शिवराज सिंह चौहान से कैबिनेट बदलाव की संभावनाओं पर बात की। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी, जबकि प्रहलाद पटेल ने ठीक बाद उमा भारती के साथ भी मुलाकात की थी, चर्चा में शामिल हुए थे। सीएम शिवराज को चौथी पारी में सीएम के सामने कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से नामों को लेकर उलझन है। मध्य प्रदेश सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में कुल 31 सदस्य हैं, जबकि अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 35 हो सकती है। फिलहाल कुल 4 पद खाली हैं। ऐसे में अगले कैबिनेट फेरबदल में इन पदों को भरने के साथ ही कुछ पदों में फेरबदल की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट फेरबदल हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बात चल रही है। और आपको ये बता दें कि बीजेपी का पहले तो केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल होना, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार में कैबिनेट फेरबदल की बातें चल रही है कि इलेक्शन से पहले वहां पर भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं अगर उत्तराखंड की स्थिति को देखें तो बार बार मुख्यमंत्री बदलना, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि फेरबदल ही है वो भी एक तरीके से। फिर कर्नाटक को अगर हम देख लेते हैं, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री को लेकर देखना और उसके बाद से कैबिनेट में फेरबदल की बातें आना। अब मध्य प्रदेश की बारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई। एक बार उनकी 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, फिर से उनको मुलाकात के लिए बुलाना, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो सकारात्मक उनकी बातचीत की बात कर रहे थे, शायद कैबिनेट फेरबदल की बात हो सकती है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 4 पद खाली पड़े हुए हैं। वहां पर 35 कुल सदस्य होने चाहिए, लेकिन 31 अभी हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह को देखने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत खराब है, वो काफी समय से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लखनऊ पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह कल्याण सिंह का हालचाल जानने, उनकी तबीयत पूछने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय उनके साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर खुद भी इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधे लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचने वाले हैं कल्याण सिंह का हालचाल जानने के लिए, उनकी तबीयत पूछने के लिए, और वो पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर खुद कल्याण सिंह के हालचाल की जानकारी दे रहे हैं, कैसी उनकी तबीयत है, क्योंकि स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, ये कह सकते हैं। हॉस्पिटल का जो बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें भी कुछ ऐसा ही बताया जाता है। काफ़ी समय से अस्पताल में भर्ती हैं और अब ये तस्वीरें जाते हुए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जानकर वापस जाते हुए तस्वीरें आप देख रहे थे, जो तस्वीरें आपके सामने थी। हम मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि फेरबदल की जो बात है कैबिनेट में वो लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश को लेकर ये बात सामने आई है कि वहां पर कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। इस चीज़ को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन को लेकर पहले उत्तर प्रदेश की बात चली थी कि शायद उत्तर प्रदेश में बदलाव हो सकता है। अब मध्य प्रदेश को लेकर इसलिए क्योंकि मुलाकात 2 बार शिवराज सिंह चौहान की गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है, तो मध्य प्रदेश में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। बड़े फेरबदल की तैयारी वहां पर चल रही है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कोई भी फेरबदल हो सकता है। शिवराज की दूसरी मुलाकात क्या कहती है, इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर भी कई सवाल इस समय उठ रहे हैं, और सवाल सरकार को लेकर भी हैं। क्या बीजेपी बड़े फेरबदल करने जा रही है, बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की सरकार में करने वाली है? मध्य प्रदेश की सियासत में जैसी हलचल देखने को मिलती है उसको देखते हुए, क्योंकि लगभग कई राज्यों की स्थिति इस समय एक जैसी दिखाई दे रही है। पहले केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल होना, वहाँ से कई मंत्रियों की छुट्टी की गई, कई नए चेहरों को भी लाया गया, और सरकार माने या फिर ना माने लेकिन जातियों को भी ध्यान में रखा गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए कहा यही जा रहा है कि इलेक्शन को देखते हुए वहाँ जातियों को ध्यान में रखा गया है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के कयास लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले वहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। ऐसी खबरें कुछ दिन पहले चली थी कि कोई ना कोई बड़ा फेरबदल वहाँ पर भी हो सकता है। कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, बदलाव हो सकता है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कुछ नए मंत्रियों को लाया जा सकता है, नए चेहरों को लाया जा सकता है। और अब मध्य प्रदेश को लेकर जो बात चल रही है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राकेश सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, पहला सवाल आपसे ही होगा। पहले केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल होना, उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर बदलाव करना, हम उत्तराखंड में देख चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री बदले गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन की बातें चल रही हैं, इलेक्शन का शोर है, उसी बीच वहां पर भी कैबिनेट फेरबदल की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कर्नाटक में क्या हुआ वो भी सबने देखा है। अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट फेरबदल की खबरें आना, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे अहम बात यह है काजल जी कि किसी भी सत्ता को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को, खास करके अगर विधानसभा की बात करें और किसी राज्य की बात करें, तो मुख्यमंत्री स्वतंत्र होते हैं अपने काफिले में अपने इच्छा अनुसार फेरबदल करने की। और इसके तहत अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसमें मैक्सिमम 35 लोगों की इजाजत है। फिलहाल 31 लोग उसमें स्थापित हैं। 4 को लेकर जो इधर की जो फेरबदलें जो चल रही हैं, तो अगर उसमें चर्चा की जाए तो जल्दी ही सुचारू रूप से सत्ता को चलाने के लिए जो अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है हमारे मंत्रियों के पास, उसका निष्पादन किया जाएगा, ताकि अपने
अपने कार्य क्षेत्र की क्षमता को खास करके 100% मिल सके और उनका जो वर्कलोड है वो डिवाइड किया जा सके, इसके लेकर हम परिसंकल्पित हैं। और वहां की जनता को जो विकास की जो धारा है, जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए, उस विकास की रफ्तार में हम उनके अनुकूल उतरे, ये हमारी उनके इच्छा अनुसार उतरे, ये हमारी सबसे बड़ा प्रयास है। और जहां तक आपने बात की है कर्नाटका की, अन्य राज्यों की, उत्तराखंड की भी बातें की है, तो मैं आपको एक चीज के लिए विश्वास दिलाऊंगा कि सत्ता में जो आया है वो जाते भी है। और इसे अगर आप संभावना के रूप में देखें तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है और ये परिवारवाद से बिल्कुल हटकर चीजें हैं। और यहाँ पर हर किसी को क्षमता मिलता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि सेवा ही संगठन है। तो हमारे संगठन के अंदर संगठन द्वारा दायित्व का जो निर्धारण किया जाता है, तो इसको लेकर किसी प्रकार की किंतु परंतु और कोई संघर्ष नहीं है। सबसे अहम बात ये है और जनता की भलाई के लिए हम प्रति संकल्पित हैं। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे फेरबदल को लेकर? सिर्फ मध्य प्रदेश पर तो हम बहस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फेरबदल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का अब संगठन बना हुआ है वो दो लोगों के इर्द गिर्द है। उनकी जो पसंद होती है वो मुख्यमंत्री रहता है, जो पसंद नहीं होती है उसको रातों रात मुख्यमंत्री पद से बहाने बना के हटा दिया जाता है। तो एक तरह की हिटलर चाहिए कि दो लोग बैठ के निर्णय करते हैं, उसको लागू कर देते हैं। आपने अभी उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में देखा, और अब आगे मध्य प्रदेश में भी आप देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के भी जो मुख्यमंत्री ज्यादा समय के मुख्यमंत्री नहीं है, अभी हाल फिलहाल वो दिल्ली की दौड़ जो लगा रहे हैं, वो सिंधिया का बहुत उन पर दबाव है कि उन सिंधिया के हारे हुए जो मंत्री हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए थे, उनको किसी अच्छे पदों पे बिठाना है, उनको मंडलों के अध्यक्ष बनाना है, कहीं विकास प्राधिकरण में बैठना है। इन सब चीजों का इतना दबाव है कि उनको बार बार दिल्ली जाके बताना पड़ता है कि वो कब नियुक्ति कर रहे हैं। मंत्रिमंडल जो विस्तार की बात है, वहां भी सिंधिया की जो सहमति होगी उसके अनुसार ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। वो जिसको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक को लेना, उसी को लिया जाएगा। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं है। उसके कोई ना कोई निर्णय, वो जब भी निर्णय होते हैं महल की राय ली जाएगी, और महल की राय लेने के बाद, उनकी मोहर लगने के बाद फिर वो दिल्ली जाते हैं। वहां से फिर आदेश होता है कि इन व्यक्तियों को आपको मंत्री बनाना है, ये लोग सिंधिया जी ने नाम दिए हैं, ये अन्य पदों पर बैठेंगे, ये विकास प्राधिकरण में बैठेंगे, ये मंडलों में बैठेंगे। उसके बाद ये निर्णय होता है। अब रहा सवाल केडर बेस्ड पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती थी आज तक, या उनके जो ईमानदार कार्यकर्ता थे, जो विचारधारा को मानते थे, वो आज घर बैठने की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि वो मजबूर है कि वो नहीं चाहते कि एक ऐसे व्यक्ति का वो झंडा उठाएं जिसका उन्होंने जिंदगी भर विरोध करा है, जिस विचारधारा का विरोध करा है, जिस महल का विरोध करा है। आज बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो चुप हैं क्योंकि इनके अनुशासित पार्टी है, ये खुद ही बोलते हैं। लेकिन अब शोषण हो रहा है उन नेताओं का, और आज भी कल ये ज्वालामुखी फटेगा तो ये सरकार ढह जाएगी। राहुल जी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सिंधिया और शिवराज के बीच में, या फिर अब जो भी मध्य प्रदेश में फैसला होगा वो महल से पूछकर होगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप सिंधिया को भी नाराज नहीं कर सकते ना सिंधिया को नाराज कर सकते हैं, ना सिंधिया के समर्थकों को नाराज कर सकते हैं। आपके लिए ये भी दिक्कत है। देखिए कजल जी, ऐसी कोई बातें नहीं है। मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बात कही थी कि सेवा ही संगठन है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो उनके लिए एक सबसे अच्छी बात ये है कि उनको एक परिवार की विचारधारा भी मिलती है कि हमें अपने परिवार को किस तरह से राजनीति में संगठन ही सेवा भी देखा है। और जहां तक जी मैं आ रहा हूँ आपके विषय पे, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात है तो वो हमसे संतुष्ट है, और हमने कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। हाँ, एक बात अहम जरूर है, हमारी जो रणनीति है, और खास करके जो हमारे लोग हैं, जो संगठन के जो मुख्य लोग हैं, वो इस चीजों का निर्धारण करते हैं और समय समय पे उन विषयों पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश को आगे की तरफ ले जाना है। इस पे हम विचार करते हैं, ये कोर कमेटी हमारा कार्य करती है। लेकिन
सारे लोगों की, सारे नेताओं की, खास करके कार्यकर्ताओं की भी विचार अपेक्षित होती है, और जिसपे हम विचार कर ही कोई सुलह का रास्ता निकालते हैं, तभी जाकर जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसका फैसला लेता है। जी, इतना बड़ा बदलाव होना, आपको नहीं लगता पार्टी में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है? इतना बड़ा बदलाव होना राहुल जी, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, अन्य राज्यों की बात हो रही है। इसी बीच बाबुल सुप्रियो का भी ऐलान कर देना कि संन्यास ले रहा हूं, और जैसी जैसी बातें उन्होंने ट्वीट में की हैं कि उनकी कुछ नेताओं से बन नहीं पा रही थी, उनको दिक्कतें भी हो रही थी, तो इससे साफ पता चलता है कि पार्टी में दिक्कत तो चल रही है। देखिए काजल जी, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ। और जो जन्म लिया है वो खत्म भी होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि आज अगर किसी स्टेट के सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनका सेवा का कार्यकाल अगर उनकी उम्र भी पूरी होती है, और तो दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए, और खास करके जब उनके प्रतिनिधित्व को किसी और को सौंपा जाता है तो ये एक सबसे अहम और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत भी है। ये तो कर्नाटक का हो गया ना, ये तो कर्नाटक का हो गया। अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों की उम्र थोड़ी ना पूरी हो गई। मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ। अगर कोई मुख्यमंत्री में ये क्षमता होती है कि अपने राज्य के अंदर की अगर कोई द्वेष है उसको खत्म करना है, ये एक सबसे अहम बात होती है, क्योंकि वो एक उस राज्य का मुखिया होता है। और जो उत्तराखंड की जहां तक बातें हैं, अगर उन्होंने वहां की जो विवाद थी उसको अगर पूरी तरह से खत्म करने में वो अगर असक्षम हुए, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम किस प्रकार से उसको सुलह करें। यही एक अच्छाई है। और मैं आपको काजल जी 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा। हाँ। यही एक अच्छाई है। अगर कहीं कुछ कमियां नजर आती हैं तो वो जनता के सामने लाकर उसे दूर करना चाहिए, ना कि उस पर पर्दे डालने का काम करना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के कभी कोई कार्य नहीं किए, और हर वक्त क्रीज पे आकर फ्रंट में खेला है, तभी जाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदलकर नए मुख्यमंत्री को दिया गया है, ताकि वहां की जनता फ्रंट पर खेलने की कोशिश आप करें। ठीक है राकेश जी, फ्रंट पर खेलने की कोशिश आप करें, और उनकी कोशिश ये है कि अभी जो उनकी सत्ता है वही रिपीट करे इलेक्शन में, आप कोशिश भी ना कर पाए सत्ता में आने की। देखिए, पिछले 70 सालों में जो इस देश में नहीं हुआ वो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने करके दिखाया है। हाँ। सिक्किम मिजोरम संघर्ष सीमा के लिए। आप सोच सकते हैं कि पिछले 70 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक राज्य की पुलिस ने, एक राज्य के लोगों ने दूसरी राज्य की पुलिस के लोगों की हत्या कर दी है, उनको गोलियां मार दी है, और ये हुआ है। और ये अभी बात कर रहे थे कि ये जो लोग सक्षम होते हैं या जो लोग अच्छे मुख्यमंत्री हैं या जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बदलते हैं। तो सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह जी को बदलिए, इतना बड़ा फेलियर है। आप देश के अंदर राज्य स्वतंत्र होकर आपस में लड़ रहे हैं। गृह मंत्री वाली बात पर आते हैं, गृह मंत्री वाली बात पर आते हैं। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राकेश जी, अपनी बात पूरी करिए। हम तो सिर्फ राज्य के फेरबदल की बात कर रहे थे, आप तो केंद्र के मंत्रियों पर पहुंच गए, गृह मंत्री पर पहुंच गए आप तो। मैंने एक उदाहरण दिया कि यह भी बात कर रहे थे कि हमने मुख्यमंत्री इसलिए बदले, किसी की उम्र हो गई है, कोई सक्षम नहीं है, और हमारी पार्टी निर्णय करती है कि हम तुरंत चेंज कर देते हैं। तो उस उदाहरण को बताने के लिए ये उदाहरण दिया कि देश में 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ। इसका मतलब कि सबसे पहले गृह मंत्री को बदलना चाहिए, लेकिन वो असफल गृह मंत्री देश के मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। उनकी इच्छा के अनुसार किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को घर बिठा देते हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर बात ले लें तो शिवराज जी चौहान एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि कल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार तो बहुत दूर की बात है, वो निर्णय तो ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, इनको तो सिर्फ हस्ताक्षर करना है। अपने आप में मध्य प्रदेश में अभी डमी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। हाँ। अभी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो निर्णय कर सके। आप मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति देखिए। आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि वल्लभ भवन मंत्रालय में इतनी सारी नोटशीट खुद मुख्यमंत्री बोल रहे कि नकली आ गई, मंत्रियों के लेटर पैड नकली आ गए।
तो आप सोच सकते हैं जिस मुखिया के घर के अंदर ऑफिस में इतनी पहुंच नकली सर्टिफिकेट, नकली ट्रांसफर ऑर्डर की हो सकती है, तो फिर उसकी पकड़ प्रशासन में क्या होगी, क्या स्थिति होगी मध्य प्रदेश की, कैसे अधिकारी काम कर रहे होंगे। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री स्वयं इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें अपने पद की चिंता, कुर्सी की चिंता है, उन्हें मध्य प्रदेश की चिंता नहीं है। जी ठीक है, जवाब राहुल जी, मतलब मुख्यमंत्री खुद घबराए हुए हैं और दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बड़े भाई राकेश जी के एक दो बातों का उत्तर दे देता हूँ। उन्होंने एक अहम बात कही कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के पुलिसों को मार देते हैं, लेकिन बड़ा ही खेद आता है कि अगर भाजपा शासित प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटती है तो थोड़ा समझ में भी आता है, ये प्रश्न उठाते हैं। लेकिन ये उस वक्त भूल जाते हैं कि जब ममता दीदी के शासनकाल में बिहार के एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है और ये चुप रहते हैं। तो यहाँ पे जो विपक्ष का जो चरित्र दिखता है, ये निश्चय ही संदेह की बातें होती है। दूसरी बात, गृह मंत्री जी के बारे में उन्होंने कही, तो इन्होंने एक बात जो कही कि गृह मंत्री को बदलनी चाहिए, तो खास करके ऐसे गृह मंत्री के बारे में वो बात कर रहे हैं जो जिसने इतने अहम फैसले लिए, जिसके वजह से वहां कश्मीर की बात कर ले तो शांति और सौहार्द स्थापित किए गए। अगर आप 90 के दशक 80 के दशक की बात कर ले, अगर कि जब कांग्रेस के शासन में जब कोई गृह मंत्री बना था, उस समय कश्मीरी पंडितों को खाली कर देना पड़ा था, उस समय लोग खामोश थे और हमने उनको बसाया। तो ये इच्छा शक्ति जरूर दिखाती है। और इन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें कही, तो मुख्यमंत्री का पद कभी भी संवैधानिक पद होता है। और मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में एक अहम बात कही कि जो आया है वो जाएगा भी। परिवर्तन संसार का नियम है, अगर जब परिवर्तन होते हैं तो आया है वो जाएगा, ये तो कहा था आपने, ये नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री दबाव में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। ये नई बात उन्होंने बताई है। हमारे कोई मुख्यमंत्री कहीं भी दबाव में नहीं है। वो बहुत इच्छा से और अनुकूल परिस्थिति में वो काम भी करते हैं। जो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे देश के अंदर है और जो राज्य के अंदर है उसमें कार्य भी करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ है काजल जी, ये जानने वाली बात है कि विपक्ष अगर जो आरोप लगाते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि खुद कांग्रेस के अंदर ही लोग के ऊपर आरोप थोपे जाते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जी ही रहती हैं और बैकडोर से वही चलाते हैं राहुल जी। तो जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उन्हें दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। उनकी बगावत कम से कम खुलकर तो आ जाती है। उनकी पार्टी की जो बगावत है वो खुलकर तो आती है, आपकी पार्टी की खुलकर आती नहीं है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। देखिए, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आंदोलन होती है, अगर कहीं अशांति का माहौल है तो इसका निष्कर्ष क्या आता है? कुछ निष्कर्ष नहीं आता है। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर जो संस्कार है उसमें निष्कर्ष निकलता है। हम संगठन में बैठ के बातों को चर्चा करते हैं कि हमें किस प्रकार से और बेटर करना है, हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कलह को जनता के बीच में नहीं लाते। यही फर्क है हमारे में और कांग्रेस में। राकेश जी, वो कलह को सामने नहीं लेकर आते हैं और ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। आप लोगों की जो कलह है ना वो खुलकर सामने आ जाती है, और खुलकर इतनी सामने आ जाती है कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो दूसरे दलों में ही चले जाते हैं। कम से कम उनका ये होता है कि वो अंदर तक रखते हैं उस कलह को समेट कर। देखिए, निश्चित तौर पर जो आज भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं वो कांग्रेस तो कभी भी नहीं अपना सकती इस देश के हित में। क्योंकि ये देश जब आजादी से लेकर आज तक की हम बात करें, जिन संस्कारों की बात करें, ये संस्कारों की बात कर रहे हैं। कल तक जो कांग्रेसी थे एक दिन बाद लाभ के लिए जब बीजेपी में गए तो उनके संस्कार रातों रात कन्वर्ट हो गए। वो सिंधिया जो 20 साल तक कांग्रेस में मंत्री रहे, उन्होंने कुर्सी का सुख भोगा, खूब मोदी जी को बुरा अच्छा भला सब बोला और 24 घंटे में वो सम्मानी हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब आप बीजेपी में जाते हैं कांग्रेस के लिए क्या कहकर जाते हैं ये भी आपको पता होगा। कांग्रेस के लिए क्या कहकर गए? मुझे वही पता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे संस्कार तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। कांग्रेस में कोई भी चीज दबी छुपी नहीं होती है, चाहे विद्रोह हो, चाहे विरोध हो, चाहे कोई कांग्रेस छोड़ के जाए, वो सामने जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जासूसी कराई जाती है नेताओं की, उनके स्वयं के नेताओं की जासूसी पेगासस वाले कांड में हुई है। और बेचारे छोड़ के भी कैसे जाएंगे? क्योंकि अगर वो छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे, संसद जाम कर रखी है। पेगासस पर तो आप लोगों ने संसद जाम कर रखी है।
अगर वो छोड़ के भी जाएंगे, संसद हाँ। इसलिए जाम कर रखी है कि आज देश का सवाल है। आज आपने जो पैसा खर्च पेगासस का लाइसेंस खरीदने के लिए करा है, उसको देश की सुरक्षा व्यवस्था में आपको उपयोग करना था, उसकी जगह मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था में उपयोग कर लिया, राजनीतिक अस्थिरता रोकने के लिए उपयोग करा है। तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जो संस्कार और जो सोच भारतीय जनता पार्टी की है वो कांग्रेस की तो कभी नहीं हो सकती। रहा सवाल मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश में जो ये बार बार बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर कोई सक्षम है तो चेंज हो सकते हैं, ये भी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान साहब ज्यादा दिन के मुख्यमंत्री नहीं है, कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद उनकी विदाई तय है। ये बात आपको कैसे अगला पता है? ये मुख्यमंत्री, बात आपको कैसे पता है कि ज्यादा दिन ये सारे देखिए, बार बार दिल्ली उनको बुलाना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको यह बताना कि किसको आपको मंडल अध्यक्ष बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये सब कुछ वहां निर्देश लेके आना। पिछले 15 साल भी वो मुख्यमंत्री रहे थे, इतनी बार दिल्ली दौड़ उन्होंने नहीं लगाई थी। मुझे तो लगता है कि परेशान होकर अगली बार वो इस्तीफा खुद ही आएंगे, वो बोलेंगे कि महाराज आप संभालिए प्रदेश सरकार। ठीक है राहुल जी, आपका जवाब दे रहे हैं। ठीक है राहुल जी बोलिए, जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए। देखिए, मैं राकेश भाई साहब की बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की बातों से घेरें। और मैंने आपको कहा था कि संगठन ही परिवार है, और किसी भी चीजों को जब यहाँ पर जिला के अंदर जब किसी व्यक्ति को पद दिया जाता है तो वो संगठन, मैंने आपको ये भी बोला था कि परिवार ही संगठन है। देखिए, परिवार भी संगठन है का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए है। मेरा संगठन ही परिवार है और मैं उसी पे चलूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें हैं, जब भाजपा के अंदर कोई जिला के अंदर भी अगर परिवर्तन की जाती है ना, तो इसकी पहुंच ऊपर तक जाती है। और दिल्ली से भी नेतृत्व दिया जाता है कि आपने किसको दिया, उनके डाटा को वहां डाला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर कुछ चेंजिंग होते हैं तो इसके बारे में वहां पे चर्चा की जाती है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी दिल्ली से फोन आते हैं जिससे पूछा जाता है मुझसे कि क्या आपको ये दायित्व मिला है कर। तो ये एक सत्यापन भी किया जाता है और ये एक अच्छी कांग्रेस को क्यों लगा, लास्ट रिएक्शन आपका, कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, ये बस औशर की राजनीति कर रहे हैं और ये अनाप शनाप की बातें बोलकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं और मौके का फायदा उठाने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो ऐसा है नहीं, जो दिखता है। ठीक है राकेश जी, राकेश जी आपका भी लास्ट रिएक्शन होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए और आप अवसर की राजनीति करने लगते हैं। राकेश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी आ रही। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए और जब अवसर मिलता है तो आप उस पर राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर आपदा में अवसर जिन लोगों ने ढूंढा है जानता है। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को बोला था कि किस दिन आप देश बंद रखिए, मेरी बात मानिए, कोरोना समाप्त हो जाएगा। देश को भुगतते हुए 2 साल हो गए हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिनको राहुल जी ने बोला था जनवरी महीने में आप सबकी जांच शुरू कीजिए, एयरपोर्ट रोकिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हंस के टाल दिया था, नमस्ते ट्रम्प करा था। तो देश बहुत अच्छे से समझता है कि किस तरह की राजनीति और किस तरह के चेहरे देश के समक्ष लाए गए हैं। जो वादे करके 2014 में सरकार आई थी, आज 2021 हो गया है, वो वादे सब ध्वस्त हो चुके हैं। आर्थिक नीति ध्वस्त हो चुकी है, विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है और आज देश बेरोजगारों की भरमार हो गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासत लगातार बढ़ती चली जा रही है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, मुख्यमंत्री चेंज करना उत्तराखंड में, उसके बाद कैबिनेट फेरबदल और योगी सरकार में फेरबदल की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश को लेकर जैसे सियासत, उससे सवाल अब बीजेपी पर उठने लगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।